चैनल पे सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की क्लास अपनी चली थी। पिछली क्लास में हमने गुर्जर प्रतिहार टॉपिक शुरू किया था, तो आज इस क्लास में हम बाकी बचा हुआ इसका हिस्सा कंप्लीट करेंगे। तो ये जो पुस्तक आप स्क्रीन पे देख रहे हो, राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण, ये पुस्तक अपने सेकेंड ईयर में लगती है कॉलेजों में, बीकानेर विश्वविद्यालय के। तो इसमें हमारे गुर्जर प्रतिहार दिए हुए हैं और जो भी काम के फैक्ट है उससे हम निकाल लेंगे। मंडोर के प्रतिहार, तो इसका अध्याय 5 है। इसमें स्पेशली मिहिर भोज के बारे में दे रखा है। तो शुरू करते हैं क्लास। इसमें प्रतिहारों का अधिवासन, इस पूरे पैराग्राफ में मेन बातें बता दूं आपको मैं, जो अपने काम की है फर्स्ट ग्रेड के। मारवाड़ और उज्जैन अपनी शक्ति का केंद्र बनाकर सदियों तक भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले प्रतिहार कौन थे, इनका उदय कब हुआ, गुर्जर प्रतिहार कौन थे, तो इन प्रश्नों के जवाब है इस अध्याय में। ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि जोधपुर के शिलालेख से प्रमाणित होता है कि जो प्रतिहार थे वो मारवाड़ क्षेत्र में आए थे, यानी मारवाड़ उस समय का। तो ये लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में आए थे। चूँकि उस समय राजस्थान का नाम नहीं था, कोई स्पेशल इकाई नहीं थी, राजस्थान का नाम था, तो जो क्षेत्र था गुजरातरा कहलाता था। राजस्थान का भाग जो मारवाड़ जो गुजरात के टच में था। और यहाँ पे एक यात्री आया था वेनसांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी बताई थी पीलोमोलो, और ये पीलोमोलो वर्तमान में भीलमाल या बाड़मेर का क्षेत्र है। और एक आए थे डॉक्टर स्मिथ और स्टेनफोनो। इन विद्वानों ने मत दिया कि इनका जो उदय हुआ था ये राजपूताना में श्रीमाल और भीनमाल में हुआ था। तो ये क्षेत्र जालोर वाले, श्रीमाल और भीनमाल जालोर में। 7वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के मध्य जहाँ प्रतिहार शासक चाहे स्वतंत्र शासक के रूप में अथवा किसी सामंत के रूप में पाए गए हैं, उन सभी के लिए प्रतिहार शब्द का प्रयोग न होकर गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग देखने को आता है। हमें इस पर विचार करना होगा कि प्रतिहार शब्द की प्रसिद्धि गुर्जर प्रतिहार के रूप में कैसे हो गई थी। अब इसमें गुर्जर प्रतिहार का संबोधन ये दे रखा है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात है, अरब यात्रियों द्वारा गुर्जर शब्द का प्रयोग किया गया। राष्ट्रकूट पालवंशी के शिलालेखों में भी गुर्जर शब्द का प्रयोग आया है। और इसमें इम्पोर्टेंट है ये पंपा का विक्रमार्जुन विजय, ये कोई पुस्तक है पंपा की, इसमें महिपाल को गुर्जराज कहा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। और इसमें भोज प्रथम के लिए गुर्जर शब्द का प्रयोग किया गया है। अरब यात्रियों ने जुर्ज लिखा है गुर्जरों के लिए, जो गुर्जर शब्द का एक विकृत रूप है, यानी गुर्जर से ही जुर्ज बना है। इसी प्रकार चंदेलों के कुछ शिलालेखों में गुर्जर प्रतिहार का उल्लेख मिलता है। तो इस लाइन में एक तो ये पंपा का विक्रमार्जुन विजय में महिपाल को गुर्जराज कहा गया है, और एक भोज प्रथम के लिए गुर्जर शब्द का प्रयोग किया गया है। गुर्जर प्रतिहार शब्द का चलन कैसे हुआ, इसमें विद्वान एक मत नहीं है। और ये जो गुजरात के इतिहासकार है कौन, भगवान लाल इंद्र जी, इन्होंने गुर्जर को गुज्जर माना है। और इनके मतानुसार ये कुषाणों के समय ने बारी प्रदेश संभवतः पश्चिमोत्तर मार्ग से भारत आए थे। गुप्ताओं के समय में राजपूताना मालवा गुजरात में कई वर्षों तक उनके सामंतों के रूप में इन्होंने शासन किया। और चीन यात्री वेनसांग ने भीनमाल अथवा बाड़मेर को गुर्जर राज्य की राजधानी लिखा। इससे पता चलता है कि उस समय वे स्वतंत्र शासक बन गए थे, यानी गुजरात जो उन्होंने गुर्जर राज्य द्वारा राजधानी बनाई गई भीनमाल, तो उस समय ये स्वतंत्र शासक के रूप में बने थे। गुजरात में रहने के कारण ये शासक गुर्जर कहलाए। ये गुजरात में रहने की वजह से इनका नाम गुर्जर पड़ा। भगवान लाल जी का कहना है कि देश विदेश में रहने के कारण केवल गुर्जर राजपूत ही नहीं बल्कि गुर्जर बनिए, गुर्जर सुथार, गुर्जर सोनी, गुर्जर कुमार कहलाते थे। अर्थात जाति के आगे गुजरात का गुर्जर शब्द जुड़ गया। बम्बई गजेटियर जो जैक्सन द्वारा संपादित की गई थी, इसमें गुर्जरों को विदेशी माना है। तो बम्बई गजेटियर में गुर्जरों को क्या माना है, विदेशी। और उनमें उनका गुजरात में बसना लिखा है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। भंडारकर उन्हें एक जाति विशेष के रूप में स्वीकार करते हैं, और डॉक्टर ओझा के अनुसार उन्हें विदेशी मानना तर्कसंगत नहीं है।
यानी भंडारकर इन्हें एक जाति विशेष मानते हैं और ओझा उन्हें विदेशी नहीं मानते। उनका कहना है कि गुर्जर जाति का कनिष्क के समय यहाँ आना और गुप्ताओं के समय में उनका सामंत बनकर शासन करना प्रमाण शून्य है। वस्तुतः गुर्जर और गुर्जरेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग गुर्जर देश के राजा के लिए संभव है और गुर्जर जाति के राजा के लिए भी। चूँकि पश्चिमी राजस्थान और गुजरात क्षेत्र गुजरातर कहलाता था और प्रतिहार यहाँ के शासक हुए थे, प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगा। इसके बाद प्रतिहार शब्द की व्याख्या देखिए। इसमें जो भी फैक्ट हम निकाल रहे हैं वो एकदम ऑथेंटिक है, क्योंकि ये पुस्तक है ना, ये अपने कॉलेजों में लगती है, तो बाद में अगर क्वेश्चन पे रीट लगानी हो अपने को तो इसमें से ये टॉपिक है हम निकाल सकते हैं। तो प्रतिहार शब्द की व्याख्या बताएगी इसमें। गुर्जर शब्द की व्युत्पत्ति देश विदेश या जाति विशेष से है, परंतु प्रतिहार शब्द में ऐसी बात नहीं है। इस शब्द का संबंध किसी वंश प्रवर्तक से नहीं है, जैसे गुहिल, चायमान, चालुक्य आदि शब्दों का। इस शब्द का संबंध राज्य अधिकार के पद से है। इस पद से उस व्यक्ति का बोध होता था जो राजा के बैठने के स्थान या उसके निवास के द्वार पर रक्षक के रूप में कार्य करता था। तो ये जो प्रतिहार शब्द है ये रक्षक के रूप में आया है एक। और गुर्जर शब्द की व्युत्पत्ति एक जाति विशेष से मानी गई है, अर्थात प्रतिहार शब्द जाति सूचक नहीं है किंतु पद का सूचक है। तो प्रतिहार शब्द है यह जाति का सूचक नहीं है, ये एक पद का सूचक है। जो ये रक्षक होते थे, द्वारपाल या प्रहरी। यही कारण है कि हमें प्राचीन शिलालेखों में ब्राह्मण प्रतिहार, क्षत्रिय प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार आदि शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो सभी के आगे यह प्रतिहार लिखा हुआ है। ब्राह्मण भी प्रतिहार, क्षत्रिय भी प्रतिहार थे, गुर्जर भी प्रतिहार थे। तो उन जाति विशेष में ये द्वारपाल के रूप में काम करते थे। इसके बाद देखते हैं डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने प्रतिहार शब्द का प्रयोग एक जाति विशेष के लिए किया है। ये एक अपवाद निकल के है इसमें। प्रतिहार शब्द का प्रयोग जाति विशेष के लिए किसने किया? मजूमदार ने। उनके मतानुसार कन्नौज के प्रतिहारों के समान मंडोर के प्रतिहार भी इस परंपरा में विश्वास रखते थे। राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज हैं। इस परंपरा में ये विश्वास रखते थे कि वे राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज हैं। तो अमूमन ये हम पढ़ते हैं। लक्ष्मण श्री राम की सेवा में प्रतिहार का काम करते थे, इसलिए ये लोग प्रतिहार कहलाए। परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा का कथन है कि एक जाति की वंश परंपरा को दूसरी जाति पर नहीं थोपा जा सकता। तो राम के प्रतिहार बने थे लक्ष्मण, तो इसी आधार पे ये माना है कि इन्होंने कि इस पे नहीं थोप सकते हमें प्रतिहारों पे। कन्नौज के प्रतिहार के लिए ये बात भले ही सही हो, परंतु मंडोर के प्रतिहार के लिए ये सही नहीं है। मंडोर के प्रतिहारों को उन्होंने ये नहीं माना। मंडोर के प्रतिहारों ने कभी अपने आप को लक्ष्मण का वंशज नहीं माना, वे अपने आप को गुरु हरिश्चंद्र का वंशज मानते थे। तो इनका आदि पुरुष ये हरिश्चंद्र है, इनको रोहिलाद्री भी बोलते हैं उपनाम इनका। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार बाहुक अभिलेख का सही अर्थ इस प्रकार है। श्री राम के अनुज लक्ष्मण ने प्रतिहार की सेवा करते जो कीर्ति प्राप्त की उसी ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अब आगे देखते हैं इस लाइन में लेंडसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। तो ये महत्वपूर्ण बात होगी। 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिसके अधीनता में राजस्थान का अधिकांश भाग इन्हें पितु गुजरात, इनके क्षेत्र में गुजरात भी था, काठियावाड़ भी था, मध्य भारत भी था, बिहार के बहुत से क्षेत्र भी थे। किनके? इनके प्रतिहारों के अधीनता में। इसके बाद ग्वालियर के अभिलेख में उज्जैन के प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर का जो अभिलेख था उज्जैन, इसमें उज्जैन के जो प्रतिहार थे उनको क्षत्रिय बोला गया। इस लेख के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने क्षत्रिय वंशों के अनुरूप अनेक यज्ञ किए। दूसरी तरफ यहाँ प्रतिहारों को सौमित्री लक्ष्मण के वंशज से बतलाया इसी अभिलेख में। इसी प्रकार राजशेखर ने अपने आश्रयदाता प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक कहा गया। तो रघुकुल तिलक की उपाधि किसको दी गई? महेंद्रपाल को। किसके द्वारा? राजशेखर द्वारा। ये कान्यकुब्ज जो अरब का लेखक था, इसने प्रतिहारों को जुर्ज या गुर्जर कहा। राष्ट्रकूट अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। राष्ट्रकूट अभिलेखों में गुर्जर कहा गया प्रतिहारों को। इस प्रकार हम देखते हैं प्रतिहार क्षत्रिय थे। गुजरात क्षेत्र से संबंध स्थापित हो जाने के पर उनके लिए गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और फिर उन्हें लक्ष्मण के वंशज के रूप में प्रतिष्ठित किया जाने लगा। इन मतों में
कितना सत्य है यह कहना कठिन है। इसके बाद देखते हैं आगे मंडोर के प्रतिहार आगे सारे। तो इसमें एक एक करके राजा आएंगे, जैसे इनका आदि पुरुष हो गया हरिश्चंद्र, इसके बाद इनके रज्जिल और ये सारे आएंगे। तो इसमें देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। हरिश्चंद्र 26 शाखा जो बताएगी, इसमें मंडोर सबसे प्राचीन है और इनके बारे में वर्णन मिलता है एक शिलालेख 836 में और एक गटियाले के 2 शिलालेख 837 और 861 में। इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। इनकी 2 पत्नियां थी, एक छत्राणी भद्रा, और हरिश्चंद्र प्रतिहारों का गुरु भी था और वेद और अन्य शास्त्रों में निपुण था। इसे रोहिलिद्री भी बोलते हैं। इसके 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण एक दूसरी क्षत्रिय, और क्षत्रिय कन्या से विवाह से ऐसा प्रतीत होता है कि हरिश्चंद्र प्रारंभ में किसी क्षत्रिय शासक के सामंत भी रहे थे। उसकी ब्राह्मण पत्नी उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार कहलाई और क्षत्रिय पत्नी से जो संतान उत्पन्न हुई वो क्षत्रिय प्रतिहार कहलाई। डॉक्टर दशरथ शर्मा की मान्यता है कि यह सोचने का आधार नहीं है कि उनके रंगों में विदेशी रक्त है अथवा ये इम्पोर्टेंट नहीं, इसमें ऊपर वाला यही है। ये डॉक्टर ओझा है, इनके अनुसार हरिश्चंद्र का समय 6ठी शताब्दी के आसपास होना चाहिए। इसके बाद अगला शासक रज्जिल है और उसके उत्तराधिकारी है। हरिश्चंद्र के 4 पुत्र हुए थे, भोगभट, कद्दक, इसी को दशरथ शर्मा ने कक्कू को लिखा है, रज्जिल और दय, ये 4 पुत्र हो गए। इन चारों भाइयों ने मिलकर मंडोर मांडव्यपुर को जीत लिया और उनकी सुरक्षा के लिए प्राचीरों का निर्माण करवाया। भोगभट सबसे बड़ा था, परंतु मंडोर के प्रतिहारों में वंशावली में हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल से प्रारंभ होती है। तो इसमें जो इनकी वंशावली है ये रज्जिल से प्रारंभ होती है। रज्जिल का पुत्र था नरबट को बोला गया था पेला पेली। यह उपनाम उसके साहसी कार्यों का प्रतीक है। तो रज्जिल का पुत्र नरबट की उपाधि थी पेला पेली। उसका पुत्र नागभट बड़ा पराक्रमी हुआ। अब इसका पुत्र हुआ नरबट का। डॉक्टर गोपीनाथ ने लिखा है कि जब उसने नागभट को जब उसने देखा कि मंडोर के प्रतिहारों की स्थिति सुदृढ़ हो गई है तो उसने अपनी राजधानी को यहाँ से बदलकर मेड़ता स्थापित कर दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। मेड़ता किसने स्थापित किया था? नागभट ने। ये नागभट प्रथम है। इसके बाद मंडोर से 60 मील दूर थी ये मेड़ता। इस परिवर्तन से स्पष्ट है कि शासक की सुविधा के लिए उन्होंने ऐसा किया। प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों के राज्य भी विस्तृत हो चुका था, इसलिए मेड़ता अपनी शक्ति का केंद्र बनाने के लिए उपयुक्त था। इसके बाद नागभट का बड़ा लड़का तात था। ये तात और भोज इनके 2 पुत्र होंगे। एक तो तात हो गया, ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था, एक बाद में भोज जो मीर भोज के रूप में। देखते हैं आगे इसमें। और तात था, उसने अपने छोटे भाई भोज के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया और स्वयं मंडोर के पवित्र आश्रम में जाकर धर्माचरण में लग गया। दशरथ शर्मा ने लिखा है कि कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वैनसांग ने गुर्जर प्रदेश में भ्रमण के समय यही भोज शासक रहा होगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं इतना। इसके बाद शिलूक देखते हैं, शिलूक की बातें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 3 पीढ़ी के बाद मंडोर के प्रतिहार वंश में शिलूक नामक राजा हुआ। उसने अपने राज्य की सीमाओं को वल एवं तमणी यानी कि मलानी क्षेत्र, त्रावणी इसको बोलते हैं, तक विस्तारित किया। तो शिलूक ने राज्य का विस्तार किया कहाँ तक? वल तक। वल यानी जैसलमेर का एक भाग और तामणी यानी मलानी। उसने वल मंडल के शासक बाटी देवराज को युद्ध में पराजित किया। तो देवराज को युद्ध में भी पराजित किया और राजकीय क्षत्रिय सम्मान प्राप्त किया। इसके बाद देखते हैं त्रावण या तबन क्षेत्र के लोग प्रतिहार राज्य पर आक्रमण करते रहे थे। अरब लेखकों के विवरणानुसार त्रावण का क्षेत्र पंजाब का वह हिस्सा था जो उत्तर पश्चिम में राजस्थान के समीप है। तो इसमें त्रावण का हिस्सा जीता, पंजाब का हिस्सा था वो। इसमें और इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं। बाटी वंश के राजा को उसने पराजित किया था। उसके बाद मंडोर के प्रतिहार बाटियों की संप्रभुता को मानने लगे थे। देवराज बाटी को पराजित करिए, ये बात है इसमें, और तो कोई खास बात नहीं है। और
डॉक्टर आर सी मजूमदार ने बाऊ के जोधपुर शिलालेख के आधार पर यह मत स्थापित किया कि सिल्लूक ने न केवल वल्ल मंडल का शासक ही था, परंतु वह गुर्जर राज्यों, जिसमें लाट और अवंती भी सम्मिलित थे, का संघ का अध्यक्ष भी था। तो ये बढ़िया पद पे था। परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा के ठोस तर्कों के आधार पर यह खंडन किया गया कि उनकी परिकल्पना इसमें सिल्लूक एक धर्मपरायण माना है। किसने? ये ऊपर आया था दशरथ शर्मा ने। इसके बाद उसने नगर की स्थापना की, सिद्धेश्वर, ये इम्पोर्टेंट आ गया एक, उसने एक नगर की स्थापना की तथा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर भी बनवाया। तो सिल्लूक द्वारा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर भी बनवाया गया। अरब वृत्तांतों से पता चलता है कि सिल्लूक उस समय में जुनैद के नेतृत्व में अरबों पर दावा मारने शुरू कर दिए थे। तो ये जुनैद था, इसके नेतृत्व में उन्होंने अरब पर आक्रमण किया और अरब आक्रांतों ने बेलमान तथा जुर्ज पर अधिकार कर लिया। उन्होंने मारवाड़ यानी मारवाड़ और मंडल पर भी आक्रमण करने शुरू कर दिए। इनमें से मारवाड़ के कुछ इलाके तो सिल्लूक के राज्य में सम्मिलित रहा होगा, जिसकी वजह से सिल्लूक ने अरब आक्रांतों से सतर्क रहना पड़ा हो। ये इसके बाद देखते हैं कक सिल्लूक के बाद उसका पुत्र जोट प्रतियार है शासक बना। सिल्लूक के बाद कौन बनाया? जोट प्रतियार। और ये जोट प्रतियार, इसने गंगा में अपना जल समाधि ले ली थी और इसका पुत्र बना बिलादित्य। इसी ने भी अपना प्राण त्यागे थे, कहाँ जाके? हरिद्वार में जाके। तो जोट प्रतियार और इसके बाद कौन बना था? बिलादित्य। ये इन दोनों ने अपने प्राण त्यागे थे। बिलादित्य के बाद उसका लड़का कक सिंहासन में बैठा। ये बिलादित्य का लड़का था कक। वह जितना पराक्रमी था उतना बड़ा विद्वान भी था। तो ये विद्वान माना गया है। उसने प्रतिहार परिवार के पक्ष में गोड़ों के विरुद्ध मुंगेर के युद्ध में भाग लिया। तो मुंगेर का युद्ध में भाग लेने वाला कौन था? कक। और गोड़ों को इन्होंने परास्त किया। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कक अपने स्वामी नागभट्ट द्वितीय के सामंत में एक प्रमुख सामंत था। तो ये सामंत था किसका? नागभट्ट द्वितीय का। और बंगाल के धर्मपाल के विरुद्ध लड़े गए युद्ध में इसने भाग लिया। और कक स्वयं व्याकरण, ज्योतिष, तर्क और विविध भाषाओं का ज्ञाता था और एक निपुण कवि था। तो ये एक अलग शासक है इसमें। कक एक विद्वान व्यक्ति था, कवि था, व्याकरण ज्ञाता था, ज्योतिष, तर्क और भाषाओं का भी ज्ञान रखता था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें। कक की 2 पत्नियां थी। बाटी वंश की रानी पद्मिनी से बाऊक उत्पन्न हुआ और दूसरी रानी दुर्लभ देवी से कक्कुक प्राप्त हुआ। तो इसके 2 पुत्र हुए। इसके बाद अगला शासक बना बाऊक कक के बाद सिंहासनारूढ़ हुआ। उसके शासन में कुछ भाग कनौज के रामभद्र के शासन के संबंधित रहा हुआ। बाऊक के समय में मयूर नामक राजा ने मंडोर राज्य पे आक्रमण किया। तो बाऊक के समय मयूर नामक राजा था, इसने आक्रमण किया मंडोर राज्य पे। मयूर ने बाऊक के संबंधी ब्राह्मण प्रतिहारों को परास्त करके खदेड़ दिया। इसके बाद मयूर बाऊक पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा और बुआकूप नामक स्थान पे दोनों पक्षों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। तो ये बुआकूप जो युद्ध हुआ था ये बाऊक के और मयूर के मध्य हुआ था। इसके बाद बाऊक ने शौर्य का परिचय दिया और मयूर के सैनिकों का संहार किया। मयूर की पहचान करना कठिन है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखा है कि इसका शब्द जातिवाचक अर्थ से लिया जाए तो यह मौर्य जाति का एक सामंत था जो उस समय राजस्थान के कुछ हिस्सों में थी। डॉक्टर शर्मा का यह मानना है कि बुआकूप का युद्ध हुआ था 894 यानी 837 ईस्वी में, क्योंकि उस समय उत्कीर्ण बाऊक के शिलालेख में इस घटना को उल्लेख किया गया। ओझा के अनुसार बाऊक, जिसने 837 ईस्वी की प्रशस्ति में अपने वंश का वर्णन अंकित कराकर मंडोर के एक विष्णु मंदिर में लगवाया था, वहाँ से हटाकर किसी ने इस शिलालेख को जोधपुर शहर में लगा दिया। ये बाऊक का शिलालेख था। इसके बाद कक्कुक बना। कक्कुक बाऊक के बाद उसका सौतेला भाई कक्कुक, यानी बाऊक के बाद इसका सौतेला भाई कक्कुक, जो कक्क व दुर्लभ देवी का पुत्र था, ने मंडोर के प्रतिहारों का शासन संभाला। उसने विक्रम संवत 918 यानी 861 में 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए जो घटियाले के लेख के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये घटियाले के जो शिलालेख है बहुत बार हम पढ़ते हैं, ये किसने उत्कीर्ण करवाए? कक्कुक ने करवाए। कब करवाए? 861 में।
इन शिलालेखों में न केवल उसने स्वयं के बारे में अपितु अपने पूर्वजों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लिखी थी। प्रथम शिलालेख से पता चलता है कि कक्कुक ने अपने सचरित्र मरु, मांड, जैसलमेर, वल्ल, तमणी, त्रावणी, अज, मध्य देश एवं गुजरात के लोगों का अनुराग अर्जित किया। और डॉक्टर गोपीनाथ का मत है कि हो सकता है कि यह उल्लेख उसके विजय का द्योतक न हो, पर इनमें यह प्रमाणित होता है कि उपयुक्त वर्णित भागों में उसका राजनीतिक प्रभाव अवश्य स्थापित हो गया था। दशरथ शर्मा ने लिखा है कक्कुक भोज प्रथम का समकालीन था। उपयुक्त विवरणों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उपयुक्त वर्णित भागों में प्रसिद्धि भोज के सेनानायक अथवा तंत्रपाल के रूप में हुई होगी। यह सोचना कि 861 के आसपास भोज प्रथम ने अपने साम्राज्य के कुछ क्षेत्र खो दिए थे और कक्कुक और महाप्रभु के विरुद्ध इन क्षेत्रों पर काबिज हो गया था, सरासर अनुचित होगा। ये इनकी अवधारणा है। उसने 2 स्तंभों का निर्माण करवाया, एक मंडोर में और दूसरा घटियाले के निकट रोहिस्कूप में। तो ये कक्कुक के बारे 2 शिलालेख थे, एक तो मंडोर में, दूसरा घटियाले में। घटियाले के निकट ये रोहिस्कूप नामक स्थान है, यहाँ पे उन्होंने क्या करवाया, एक स्तंभ का निर्माण करवाया। दूसरे शिलालेख में एक बड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बात दी गई है, वह यह है कि रोहिस्कूप अमीरों के उपद्रव के कारण अच्छे नागरिकों के रहने का स्थान नहीं बताया गया है, जिससे उसने बहरईद करके आबाद बना दिया। इसमें यहाँ पे उन्होंने बाजार की व्यवस्था बनवाई और 3 वर्णों के रहने के लिए मकान, सड़कों आदि निर्माण कार्य करवाए। तो ये कक्कुक द्वारा करवाए गए। इसके बाद इस समय शांति स्थापित होने से ये नगर भले आदमियों के रहने योग्य बन गए। इसके बाद कक्कुक के अन्य शिलालेखों में गुणों का वर्णन, ये बस इतना ही है इसमें इम्पोर्टेंट। अब कक्कुक के उत्तराधिकारी। कक्कुक के उत्तराधिकारियों के बारे में नाम मात्र की जानकारी उपलब्ध नहीं है। संभव है कि वे लोग दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के समय में मंडोर के स्वामी बने या रहे होंगे। इस स्थिति में जालोर और कन्नौज के साम्राज्यिक प्रतिहारों की महत्वपूर्ण सेवाएं की होगी, परंतु 861 से 1018 तक उनके बारे में जानकारी के साधन नहीं है। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि 12वीं सदी के मध्य में मंडोर के आसपास के क्षेत्रों में जवानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। तो ये जवान आ गए थे मंडोर वाले, परंतु मंडोर का दुर्ग प्रतिहारों की इंदा नामक शाखा के अधिकार में बना रहा। परंतु मंडोर का दुर्ग प्रतिहारों का शासक था इंदा, तो इंदा की एक शाखा थी, इसके अधिकार में बना रहा था उस समय तक। अन्य प्रतिहार वंशियों ने शायद जवानों के सामंत के रूप में शासन करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा 1395 में इंदा प्रतिहार सामंतों ने अपने राजा अमीर से परेशान होकर राठौड़ वीरम के पुत्र चूड़ा को मंडोर का दुर्ग देश में दे दिया। तो ये कहानी बन गई इनकी। चूड़ा ने बलात् अधिकृत्य किया हो, ये जो भी हो, इस घटना के साथ प्रतिहारों का प्रभाव समाप्त हो गया। धीरे धीरे करके समूचा मारवाड़ राठौड़ों के अधिकार में चला गया। मंडोर के प्रतिहार का राज्य विस्तार के समय गोपीनाथ शर्मा का अनुमान है कि वर्तमान जोधपुर से 40 मील उत्तर पश्चिम और 60 मील फैला हुआ है। बैजनाथपुर ये इम्पोर्टेंट है। इसमें मंडोर के शासकों और उनकी रानियों का तथा पुत्रों के विरुद्ध महारागी, रागी, धूधर, भूपति आदि से अनुमान लगाया जाता है वे दीर्घकालीन तक स्वतंत्र शासकों के रूप में शासन करते रहे। इसके बाद आते हैं उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें अपने को कुछ काम की बातें भी मिलेगी। प्रतिहारों ने मंडोर से अपना राज्य विस्तार शुरू किया था और उनका पूर्वज हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण था। तो प्रतिहारों का जो शुरुआत हुई थी राज्य की, ये मंडोर से हुई थी और उनका आदि पुरुष हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण था। उसने हरिश्चंद्र के समय से ही वंशजों ने अपनी सुविधा अनुसार राजस्थान, गुजरात, मालवा, कन्नौज आदि में बसना शुरू कर दिया। तो ये सारे इनके वंशज हैं हरिश्चंद्र के, और इन्होंने क्षेत्र के हिसाब से अपने अपने क्षेत्र बांट लिए और जब अवसर मिला तो अपने राज्य भी स्थापित करते चले गए। डॉक्टर ओझा का मत है कि इन प्रतिहारों ने सर्वप्रथम चावड़ा राजपूत से भीनमाल राज्य अधिकृत किया था। तो ये चावड़ा राजपूतों से इन्होंने भीनमाल छीना था, जो इनकी बाद में राजधानी बनी थी। और फिर अबू जालोर आदि क्षेत्रों को जीता और इसके बाद उज्जैन को अपनी राजधानी स्थापित की। कालांतर में उन्होंने कन्नौज के क्षेत्र में अधिकार कर कन्नौज को राजधानी बनाया। उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम द्वारा की गई।
तो नागवड़ प्रथम द्वारा उज्जैन के जो प्रतिहारों की राजवंश है इसकी स्थापना की गई। उसने इसकी चौथी पीढ़ी में यानी नागवड़ प्रथम की चौथी पीढ़ी में वत्सराज नामक एक पराक्रमी राजा हुआ था जो 783 से 795 तक इसने शासन किया था। इस समय कनौज पर राजा इंद्रयुद्ध का शासन था। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष चला था उस दौरान। इंद्रयुद्ध और चक्रायुद्ध दो शासक थे, जिसने बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल का संरक्षण प्राप्त था। किसको? इंद्रयुद्ध को। वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित कर दिया, परंतु राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर दिया। तो ये वत्सराज ही ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुर्जर प्रतिहारों का। ध्रुव के लौटते ही धर्मपाल ने कनौज पर अधिकार कर लिया और इंद्रयुद्ध के स्थान पर चक्रायुद्ध को कनौज के सिंहासन पे बिठा दिया। तो ये कहानी बन गई इसमें। वत्सराज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नागवड़ द्वितीय गुर्जर प्रतिहारों का सिंहासन पर बैठा। वत्सराज के बाद ये नागवड़ सेकंड आ गया था। यद्यपि प्रारंभ में उसने राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से परास्त होना पड़ा, परंतु कुछ वर्षों बाद उसने कनौज पर आक्रमण करके चक्रायुद्ध को परास्त किया और कनौज पर अधिकार करके कनौज को राजधानी बना लिया। तो कनौज को राजधानी बनाने वाला कौन था? नागवड़ सेकंड था, द्वितीय था। तो इसके बाद ये मिहिर भोज आ गया। मिहिर भोज के बारे में लिखा गया है, इसके राज्यारोहण की समस्या, और ये इसके उत्तराधिकारी आ गए। मिहिर भोज के उत्तराधिकारी ये महेंद्रपाल। इसके बाद बंगाल छीन लिया। ये इम्पोर्टेंट है, आप देख लेना इसको वीडियो को रोक के। महेंद्रपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भोज द्वितीय गद्दी पर बैठा, परंतु कुछ समय बाद सुतेला भाई महिपाल ने उसके राज्य छीन लिया। उसमें महिपाल 941 से 944 तक शासन करता रहा। ये इसके बाद राज्यपाल आया। इसका क्षेत्र बिल्कुल सीमित हो गया गंगा यमुना नदियों तक। और 1018 में महमूद गजनी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, तो राज्यपाल ने बिना प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। तो इन्होंने हैंडसअप कर दिए थे राज्यपाल ने। ये कमज़ोर शासक था। गजनी के लौट जाने के बाद चंदेल नरेश विद्याधर ने राज्यपाल को उसकी कायरता का दंड दिया और युद्ध में मार डाला। इसके बाद यशपाल था, यह प्रतिहारों का अंतिम शासक था। और गुर्जर प्रतिहारों के लगभग 1090 ईस्वी में गैडवाल वंश के चंद्रदेव ने कनौज पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार कनौज का राज्य गैडवालों के अधिकार में चला गया। तो ये थी अपनी पुस्तक। अब नोट्स में इम्पोर्टेंट देख लेते हैं और क्या है। पहले आ गया अपना नागवड़ प्रथम। नागवड़ प्रथम की उपाधियाँ कौन कौन सी है? नागावलोक, नारायण, मलेच्छों का नाशक। तो ये जो नारायण और मलेच्छों का नाशक है ये ग्वालियर प्रशस्ति में लिखा गया है। और ग्वालियर प्रशस्ति किसके द्वारा लिखवाई गई थी? मिहिर भोज के द्वारा। इसके बाद नागवड़ प्रथम ने राजधानियाँ कौन कौन सी स्थापित करवाई? मेड़ता, अवंती और बीनमाल। मेड़ता तो इसने स्थापित की थी उसमें। अवंती उज्जैन की शाखा इन्होंने शुरुआत की और बीनमाल जालोर की शाखा की इसने स्थापना की। और बाद में उज्जैन आएगा। उज्जैन नागवड़ द्वितीय का था। कन्नौज। दंतीद्रुक के सहयोग से अरबी आक्रांता जुनैद को पराजित किया। इसको आप थोड़ा चेक लेना। दंतीद्रुक के सहयोग से अरबी यात्री जुनैद को, अब इसमें पुस्तक में भी ये शायद लिखा हुआ है जुनैद इसके साथ था, ये इसको पराजित किया था। ये आप चेक कर लेना पीछे। हिरण्यगर्भा महादान यज्ञ भी करवाया नागवड़ प्रथम ने। नागवड़ प्रथम का दरबारी विद्वान था भृतभट्ट द्वारा असोट ताम्रपत्र लिखवाया गया, जो 756 ईस्वी में लिखा गया था। इसके बाद वत्सराज, इसकी उपाधियाँ इंपॉर्टेंट है सारी। जयवरा, आदिवरा, रणस्तीन। जयवरा दुगुल ब्राह्मण द्वारा, आदिवरा ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज वाली उसमें लिखा है। वत्सराज इंद्रयुद्ध व धर्मपाल पाल शासकों को इसने हराया था, यानी धर्मपाल के अंडर में ही था ये इंद्रयुद्ध। और उद्योतन सूरी और जिनसेन सूरी ये दो इसके दरबारी विद्वान थे। उद्योतन सूरी कौन सा था? कुवल्यमाला का राइटर 778 में लिखी गई थी। और जिनसेन सूरी किसका? ये हरिवंश राय पुराण का राइटर था 783 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया था गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य। रागनपुर अभिलेख के अनुसार राष्ट्रकूट ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया। नागवड़ द्वितीय, तो इसकी उपाधियाँ थी परम भट्टारक, महाराजा धीराज जो बुजकला प्रशस्ति में थी, परमेश्वर, वत्सराज।
बुचकला प्रशस्ति में बलि प्रबंध की रचना नागभट्ट द्वितीय द्वारा की गई। मुसलमानों तुर्कों को पराजित किया खुमाण रसों के अनुसार। नागभट्ट द्वितीय ने चक्रयुद्ध को पराजित किया, वह पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया। ये बड़ौदा ताम्रपत्र में लिखा हुआ है। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को राजधानी बनाया। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में समाधि ले ली। इसके बाद शासक बना रामभद्र। रामभद्र एक कमज़ोर शासक था और यह बंगाल के पाल शासक देवपाल के समकालीन था। मीर बोझ, इसकी उपाधियाँ विनायक पाल, हेरमपाल, आदिवरा, प्रभास। और ये जो विनायक पाल ये आदिवरा है ये ग्वालियर प्रशस्ति में लिखी हुई है और प्रभास ये दौलतपुर शिलालेख में। श्रीमद आदिवरा नाम के सिक्के जारी करे और उपनाम इसके हैं मीर बोझ के अरबों का शत्रु और इस्लाम की दीवार। अरबों का शत्रु सुलेमान जो अरब यात्री था उसके द्वारा दी गई थी। इसके बाद आगे देखते हैं प्रतिहारों की शक्ति उस समय सबसे ज़्यादा थी, चरमोत्कर्ष काल में थी। अब देखते हैं आगे महेंद्रपाल फर्स्ट। महेंद्रपाल प्रथम की उपाधियाँ थी महेंद्रमुख, निर्भयराज, निर्भयनरेश। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। और रघुकुल मुकुटमणि तो महिपाल प्रथम की थी और रघुकुल चूड़ामणि थी महिपाल ये महेंद्रपाल प्रथम की। और रघुकुल तिलक यानी महेंद्रपाल की उपाधियाँ हो गई महेंद्रमुख, निर्भयराज, निर्भयनरेश, रघुकुल चूड़ामणि और रघुकुल तिलक। और रघुकुल मुकुटमणि है ये महिपाल प्रथम की, जो आगे आएगा। इसके गुरु थे राजशेखर। राजशेखर द्वारा काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, द्विशाल पंजिका और प्रचंड पांडव ये लिखी गई। वीएन पाठक ने इनको अंतिम महान हिंदू शासक कहा। इसके बाद महिपाल देखते हैं। महिपाल रघुकुल मुकुटमणि वाले, मुकुटमणि महिपाल। और महेंद्रपाल ये महिपाल फर्स्ट की उपाधियाँ विनायक पाल, हेरमपाल, आर्यवर्त का राजा ये राजशेखर द्वारा दी गई थी। महिपाल प्रथम के समय अल मसूदी भारत में आया था। इन्होंने सेना में सुधार कार्य करवाए और सेना को नगद वेतन प्रारंभ किया देना, जो सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। नगद वेतन, सेना में सुधार और बाजार व्यवस्था वही इसने करवाया महिपाल प्रथम ने। राज्यपाल इसके बाद बना। इसके समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया 1018 में और राज्यपाल की हत्या कर दी गई थी गढ़वाल वंश के राजाओं द्वारा। और बाद में गढ़वालों ने ही त्रिलोचन पाल को बिठाया और इसी को हरा दिया। और ये जो चंद्रदेव गढ़वाल है इसने कन्नौज को अधिकार में ले लिया 1093 में। इसके बाद यशपाल है ये इनका अंतिम शासक है। तो ये था गुर्जर प्रतिहार अपने कंप्लीट हो गए हैं। तो अगली क्लास में हमें पढ़ेंगे अजमेर के चौहान, जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है वो। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।